नमस्कार, क्रेडिट पॉलिसी की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह जी और मैं हर्षिता सावंत। और नजरें रहेंगी कि क्या ऐलान होता है आज की क्रेडिट पॉलिसी में। हालांकि CNBC आवाज का पोल यही कह रहा है कि रेट कट की गुंजाइश बहुत कम है अनिल, या ना के बराबर। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, न रेपो रेट में, न रिवर्स रेपो रेट में, न CRR में, यानी कि मामला जस का तस रहेगा। और बिल्कुल बाजार भी आप देखिए इस पॉलिसी से ठीक पहले जस के तस, कहीं कोई बदलाव नहीं। 1.2% सेंसेक्स, 5.2% निफ्टी। हाँ, मिड कैप इंडेक्स थोड़ा मजबूत है और बैंक निफ्टी में 85 अंकों की मजबूती है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी खरीदारी है, लेकिन दिग्गज थोड़े से सुस्त हैं। हाँ, बैंकिंग शेयरों से अगर आपको संकेत लेना हो पॉलिसी से ठीक पहले, तो थोड़े से संकेत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बैंकिंग शेयर मजबूत है इस वक्त आपके लिए पॉलिसी में जाने से पहले। तो उम्मीदें यही है कि किसी तरह का कोई बदलाव गवर्नर साहब नहीं करेंगे। लेकिन हर्षदा, सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि गवर्नर साहब क्या कुछ कहते हैं आज की पॉलिसी के बाद। और स्पेशली देखना होगा कि इन्फ्लेशन के लिहाज से टारगेट्स क्या आते हैं अनिल, क्योंकि वहां पर उम्मीद तो यही है कि वो 4-5% के आंकड़े की बात करें, जो शायद बाजार में थोड़ा सा और जोश डालती हुई दिखाई देगी। लेकिन बाजार के लिहाज से आप देखें, दिन भर हमने देखा है बैंक काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी, और पिछले 45 मिनटों में हम देख भी रहे हैं कि जो सरकारी बैंक है उनमें रफ्तार बढ़ती हुई, और SBI, BOB जैसे काउंटर्स की हम पहले भी बात कर रहे थे, वहां पर एक्शन है। इस समय अगर आप देखेंगे ICICI बैंक टॉप ट्रेड्स में शामिल है, HDFC टॉप ट्रेड्स में अब शामिल होने लगा है। तो बैंकिंग शेयर थोड़े मजबूत होते हुए दिख रहे हैं पॉलिसी से ठीक पहले। और इस पॉलिसी का पूरा और दमदार विश्लेषण करने के लिए एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। हमारे साथ जुड़ेंगी इकरा की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, मार्केट के एक्सपर्ट जॉइंट कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर, फंडामेंटल राय देने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव होंगे। लेकिन इनके अलावा भी बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट का दमदार पैनल होगा। DK जोशी, चीफ इकोनॉमिस्ट क्रिसिल के हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। SBI देश के सबसे बड़े बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश कुमार बताएंगे कि बैंकिंग शेयर पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है इस पॉलिसी का। NS वेंकटेश, ये है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लक्ष्मी विलास बैंक में, बताएंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर क्या कुछ असर होगा। सुनील सुब्रमण्यम, सुंदरम म्यूचुअल फंड के CEO, बाजार पर और बैंकिंग सेक्टर पर असर बताएंगे इस पॉलिसी का। और डेट मार्केट में क्या कुछ एक्शन होगा ये बताने वाली है हमें कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की डेट की CIO लक्ष्मी अय्यर। तो दमदार पैनल पूरा एक्सपर्ट्स का आपके सामने, और किसी भी वक्त पॉलिसी का ऐलान आपकी स्क्रीन पर होने की तैयारी में। हम आपको बताएंगे कि किस तरह का कुछ ऐलान हो सकता है। 2:30 हो चुकी है, यही वक्त है जब RBI की तरफ से ऐलान होने वाला है। क्या कुछ बदलाव होगा? रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, 6.25%। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये ब्रेकिंग न्यूज CNBC आवाज पर। पॉलिसी की रेट सबसे पहले आपके सामने आती हुई है। RBI की तरफ से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। और जाहिर सी बात है कि रेपो रेट में बदलाव नहीं है तो पूरी संभावना है कि रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं हो, यानी कि ब्याज दरें जस की तस, कोई बदलाव नहीं, ब्याज दरें वैसी की वैसी रखी गई है RBI की तरफ से। तो जैसा कि CNBC आवाज का अनुमान था, हमारा जो पोल था कि किसी भी तरह का कोई बदलाव रेट्स में नहीं किया जाएगा। RBI की पॉलिसी से पहली बात जो निकल कर आती दिख रही है, और सबसे अहमियत वाली बात, RBI की तरफ से ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं। लेकिन देखना होगा क्या CRR वगैरह में कोई बदलाव किया जाता है, हालांकि उम्मीद वहां पर भी कम है। और साथ ही इन्फ्लेशन, ग्रोथ, GST को लेकर RBI गवर्नर की कमेंट्री क्या कुछ रहती है। लेकिन हर्षदा, पहली जो खबर आती हुई दिख रही है वो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक जी। और 6 लोगों की MPC में 5 लोगों ने किसी बदलाव ना होने पर वोट दिया। एक ऑफ कोर्स अगेंस्ट था, नॉट इन फेवर था। तो ये फिलहाल अपडेट आता हुआ। लेकिन रिवर्स रेपो रेट भी आने, जैसे आप कह रहे थे, इसमें भी ऑब्वियसली कोई बदलाव नहीं होगा। 6% पर रिवर्स रेपो खड़ा है। निधि राय इनफैक्ट हमारी संवाददाता आज पहुंची है RBI के हेडक्वार्टर्स। निधि, और क्या हाइलाइट्स है इस पॉलिसी में? CRR में भी मेरे ख्याल में कोई बदलाव नहीं। जी हर्षदा, जहाँ तक हम बता सकते हैं कि इस समय जिस तरीके की पॉलिसी लास्ट टाइम दी गई थी वैसी ही पॉलिसी दी गई है। न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया गया है, रेपो रेट वैसे ही मेंटेन रखा गया है, CRR वैसे मेंटेन रखा गया है। और इसका अगर आपको ब्रॉडर रीजन बताया जाए तो ब्रॉडर रीजन ये रहेगा कि RBI ने ये कहा है कि जो अभी डिमोनेटाइजेशन का असर रहा है उसको अभी और आकलन करने की जरूरत है। आगे चल के GST आने वाला है, उसका किस तरीके से असर पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, मानसून की तरफ देखना चाहते हैं ये लोग। अभी कुल मिला जुला के RBI ने ये कहा है कि जो भी हम लोगों ने इस समय तक
तक बातें की थी हम उस पर अभी मेंटेन करें, क्योंकि अभी हमें और डेटा देखने की जरूरत है किस तरीके से और इकॉनमी चलती है, क्योंकि इस समय पल्सेस के कॉस्ट के ऊपर उनको थोड़े से सवाल उठा रहे थे वो कि वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वो आगे चल के और बढ़ रहे हैं कि नहीं, इन्फ्लेशन के ऊपर उसका असर किस तरीके से पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में देखना चाहते हैं। और SLR को उन्होंने जरूर घटाया। SLR पहले 20.5% था, अब उन्होंने 20% कर दिया है। इसका मतलब बैंकों के पास पैसा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा डिस्पर्स करने के लिए। और आगे चल के उन्होंने ये बताया कि इन्फ्लेशन जो फर्स्ट हाफ में उन्होंने बोला था कि 2.35 रहेगा और सेकेंड हाफ में 3.45 रहेगा। उन्होंने कहा 7th पे कमीशन का इम्पैक्ट और जो फाइनेंशियल स्लिपेजेस हैं उनसे थोड़ा सा रिस्क उनको दिखाई दे रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस को मेंटेन कर रहे हैं। GDP को उन्होंने रिपीट कर दिया, पहले 7.4 पर बोला था उन्होंने, अब उन्हें 7.3 बोल दिया। इसका मतलब उन्होंने बोला GDP 7.3 रहेगी, ये उनका प्रोजेक्शन उन्होंने बताया। कुल मिला जुला के अब आगे ये देखना है कि उन्होंने इन्फ्लेशन की तरफ काफी चीजों को रोक के रखा है ताकि वो नेक्स्ट पॉलिसी में उसके ऊपर कोई स्टांस ले सके। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त पॉलिसी में आती हुई दिख रही है, एक ही बदलाव है और वो बदलाव है SLR की दरों में। SLR यानी कि स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये ½ % से कम किया गया है, 20.5 से 20%। अदिति नायर से पहला रिएक्शन लिया जाए। अदिति, पहली बात तो ये कि क्या पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक है, और दूसरा ये कि जो SLR में ½ % की कमी की गई है, इससे कितनी लिक्विडिटी बढ़ेगी? जी बिल्कुल, एज एक्सपेक्टेड MPC ने कोई रेट्स चेंज नहीं किए हैं SLR के अलावा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अनिल जी, जो मैं अभी सबसे पहला मेरा रिएक्शन होगा कि पहली बार MPC के बनने के बाद हमारा एक नॉन यूनानिमस वोट आया है। 5 लोग फेवर में थे होल्ड के, और एक प्रिज्यूमेबली एक मेंबर ने मेरे हिसाब से तो शायद कट की तरफ किया होगा। हाँ। तो ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन के आ रहा है इस बार के भी MPC मिनट्स, जहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स के डिटेल्ड डिस्कशंस और टिप्पणी होगी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी सामने आकर। पिछली बार आपको याद होगा अप्रैल में जब पॉलिसी आई थी, हमें लगा था हॉकिश स्टांस है, लेकिन MPC के मिनट्स आने के बाद बहुत ही वो सीमेंट हो गया था हॉकिश स्टांस। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन के आ रही है। SLR कट से डेफिनेटली लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, लेकिन वैसे ही इतना लिक्विडिटी सरप्लस है, क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा है नहीं, डेट मार्केट में फाइनल प्राइसिंग है, तो आई एम नॉट श्योर कि इससे बहुत ज़्यादा एंड कस्टमर बोरोअर को बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ने वाला है। इनफैक्ट जो सेंट्रल बैंक की ओर से बयान भी आ रहे हैं, उनको भी आपके सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा है ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क्स बने रहेंगे और ये एलिवेट होते हुए दिखाई देंगे और आगे मटेरियलाइज भी। साथ ही अदिति, एक और चीज जिस पर अगर आप और रोशनी डाल सके कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उन्होंने रिस्क वेट्स कुछ रैशनलाइज किए हैं लोन टू वैल्यू नॉर्म्स, खासकर होम लोन्स के लिए। इसको कैसे पढ़ें आप? रिस्क वेट्स को उन्होंने एग्जैक्टली कैसे चेंज किया है, अगर आप वो बता पाएं तो? बस यही स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने रैशनलाइज किया है। अब इसका क्या मतलब है, आई एम श्योर उस फाइन प्रिंट को और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये एक डेवलपमेंट आती हुई तो थोड़ी डिटेल्स देखनी होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन इस बीच पॉलिसी में एक बात तो तय है कि ऐसा कुछ भी खराब नहीं है जिससे कि बाजार का मूड बदले, क्योंकि देखिए ग्रोथ का टारगेट कम किया है, लेकिन खाली 10 बेसिस पॉइंट से तो वो कोई खास बड़ी बात नहीं है। और अभी तक देखना होगा डिमोनेटाइजेशन को लेकर क्या कुछ, या फिर GST को लेकर पॉलिसी में क्या कुछ बातें कही गई है। निधि से पूछते, निधि, क्या GST को लेकर कहीं कोई RBI चिंता कर रही है, कोई ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं क्या? जी अनिल जी, GST को लेकर RBI ने ये कहा है कि अभी वो थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे, क्योंकि जैसे ही GST आता है उसके बाद क्या प्राइसेस बढ़ते हैं। सरकार ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की हैं कि प्राइसेस ना बढ़े, मगर ये देखना पड़ेगा। और RBI ने ये भी कहा है कि GST के बाद एक मानसून का भी एक वो वेट कर रहे हैं कि मानसून कैसा रहता है, किक स्टार्ट रहता है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या रेट के साथ कुछ करना है। और GST की तरफ उन्होंने एक चीज़ और ये बोली है कि GST के साथ जो इंडिया इंक है, जो कंपनीज हैं, वो उसको कितना ज़्यादा अडॉप्ट करती हैं और कितनी उनकी रेडीनेस है इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। इन दो चीज़ों का वो इंतजार कर रहे हैं GST को लेकर। ओके, GST को लेकर ऑफ कोर्स पूरी इकॉनमी इनफैक्ट वो वेट एंड वॉच मोड में ज़रूर होती हुई दिखाई देगी। निधि ने जो बताया कि निधि, अगर आप वो दोबारा बता सके इन्फ्लेशन की क्या टारगेट्स है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के लिए?
हर्षदा जी, फर्स्ट हाफ के लिए 2 to 3.5 रखा है आरबीआई ने, और सेकेंड हाफ के लिए 3.5 to 4.5 इन्फ्लेशन टारगेट दिया गया है, और जीडीपी को रिवाइज कर दिया है 7.3% के लिए, जो पहले 7.4% था। ओके अदिति, नंबर्स को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि लार्जली मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा था, तो 4 to 5% के आसपास वो सेकेंड हाफ में नंबर देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन का। बिल्कुल हर्षिता जी, पहले जो इंडिकेशन आरबीआई ने दी थी लेवल्स पे और डायरेक्शन पे, हमारा भी यही अनुमान है कि इन्फ्लेशन उन लेवल्स से कम होगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम ही रहेगी। बहुत बेनाइन फर्स्ट हाफ और एक अप ट्रेंड सेकेंड हाफ में, थोड़ा बहुत बेस इफेक्ट की वजह से। तो जो अभी निधि ने लेवल्स बताए हैं, आई थिंक हमारा भी फोरकास्ट काफ़ी इनसे मिलता जुलता है। पहले हाफ में 3.5% से नीचे, और फिर एक सडन रैंप अप सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स, और 4 से 5% में सीपीआई की ट्रेजेक्टरी उसके बाद। सो सर्टेनली बेस इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉनसून जितना अभी तक अपडेटेड डेटा आया है वो तो पॉजिटिव ही है। जीएसटी में हमारा अपना ये अनुमान है कि 40 से 45% सीपीआई की बास्केट जो है वो मोस्टली एग्जेम्प्ट रहेगी जीएसटी से, लेकिन काफ़ी ऐसे आइटम्स हैं जिनका सीपीआई में ज़्यादा वेट नहीं है, लेकिन उनका जो टैक्स रेट है जीएसटी के बाद बढ़ेगा। तो जैसे कि अगर हम देखें ट्रैवल और टूरिज्म, ऐसी वाली चीज़ें, फर्टिलाइजर्स, इनमें सीपीआई की बास्केट में इनका वेट बहुत छोटा है, लेकिन डेफिनेटली इनका जीएसटी में रेट जो है थोड़ा बहुत बढ़ेगा। तो हो सकता है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो स्टिकी रहें और सीपीआई लेवल से ज़्यादा रहें। ओके, तो ये है विश्लेषण इस वक्त जीएसटी के असर का। एक ये दिक्कत है जीएसटी का लागू होना, कहीं अगर गलती से ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ाने का मामला हो जाए तो शायद ये वजह है कि आरबीआई ने अभी इस बार होल्ड करना ठीक समझा है। हाँ, ये संकेत ज़रूर आ रहे हैं कि उसको लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता है, लेकिन अदरवाइज दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ग्रोथ, जी हाँ, इसको लेकर आरबीआई आशान्वित है, और 7.3% 7.3% का ग्रोथ का आंकड़ा है। 10 बेसिस पॉइंट घटाया, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के अनिश्चितता वाले माहौल में फाल्गुनी फिर जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अदिति माफ कीजिएगा, सॉरी। देखिए, ग्रोथ का आंकड़ा हमारा भी एस्टिमेट है कि जो जीवीए ग्रोथ है वो बढ़ के 7 से 7.1% तक आएगी पिछले साल के मुकाबले में। तो हमारा आंकड़ा थोड़ा कम है आरबीआई के आंकड़े से। जीडीपी में हमारा एक्सपेक्टेशन है 7.2 से 7.3% का। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, जो अभी सीएसओ ने इंडिकेट किया है 6.6% जीवीए ग्रोथ 2016-17 का, उससे बढ़कर 7.3% ग्रोथ काफ़ी एक शार्प रिबाउंड है। तो डेफिनेटली अगर आरबीआई का ये एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ में रिबाउंड इतना शार्प होगा, तब तो काफ़ी हद तक क्लियर ही है कि उनका जो अभी होल्ड पे रहना, आप कह सकते हैं कि वारंटेड है। जीएसटी और बाकी जैसे मॉनसून और जो इन्फ्लेशन रिस्क हैं उनके वेट एंड वॉच मोड में रहना, आई थिंक ओवरऑल उनका जीवीए का एस्टिमेट सर्टेनली वारंट करता है कि वो अभी रेपो रेट को पॉज पे रखें। लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी जो डिटेल्स हैं, नुआंसेस हैं उनकी लैंग्वेज में, वो देखनी पड़ेंगी ये समझने के लिए कि उनका आउटलुक कितना हॉकिश है या कितना सॉफन हुआ है। बिकॉज हमारा यही एक्सपेक्टेशन था कि पिछली बार की पॉलिसी से काफ़ी एक सॉफनिंग होगी ओवरऑल पॉलिसी की टोन में, चाहे स्टांस नहीं चेंज की गई हो, लेकिन जो ओवरऑल वर्डिंग उन्होंने यूज़ करी है उसमें हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा सॉफ्टर टोन होगी। ओके, और इस बीच तमाम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयर आपके सामने रखे, जहां पर थोड़ा एक्शन तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। होम लोन पर रिस्क वेटेज में कुछ बदलाव करने की खबरें आ रही है। एग्जैक्ट डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्या कुछ किया गया है। लेकिन इस बीच DHFL, दीवान हाउसिंग, ये एक स्टॉक है जो आप नज़र में रखिए, यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, थोड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। हाउसिंग फाइनेंस, जी हाँ, देखिए अब दिन के हाई पॉइंट पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए लगता है होम्स 5% ऊपर, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में निचले लेवल से तेजी बनती हुई दिखाई दी है। वही मैंने एक फ्लैश पढ़ा कि कुछ रैशनलाइज किया है रिस्क वेट, कितना रैशनलाइज किया है, शायद वो रिस्क वेट्स कम किए हैं। अगर रैशनलाइज किया मतलब उसका तो सीधा कंक्लूजन यही है कि शायद रिस्क वेट्स घटाए हैं होम लोन्स के लिए, और वो शायद फिलिप दे रहा है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को, लेकिन किस रेशियो में वो हुआ है एग्जैक्टली वो समझना होगा। बिल्कुल, तो अब हमारी
रिसर्च टीम जल्दी से आपको बताएगी इस वक्त डिटेल निकाल कर कि क्या कुछ होम लोन कंपनी, हाउसिंग लोन कंपनी के लिए क्या कुछ बदला है, हाउसिंग लोन क्या कुछ सस्ते होने वाले हैं, इस तरह का कुछ अगर पॉलिसी में आया है तो आपको हम तुरंत बताएंगे और उसका फिर क्या कुछ असर पड़ सकता है। इस बीच पॉलिसी की डिटेल्स जो हमारे सामने निकल कर आती दिख रही है, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं आपके सामने कि रेपो, रिवर्स रेपो और कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR में कोई बदलाव नहीं। SLR में 0.5% की कमी की गई है और 5 में से 4 मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी एकदम यही रखने के फेवर में थे। रविंद्र ढोलकिया साहब इस फेवर में नहीं थे, एकमात्र वो मेंबर हैं 6 में से जो इस फेवर में नहीं थे। ओके, ग्रोथ को लेकर वित्त वर्ष 2018 का जो GVA का ग्रोथ का टारगेट था वो 10 बेसिस पॉइंट से कम करके 7.3% किया गया है, तो ये एक चीज़ है। महंगाई को लेकर हेडलाइन इन्फ्लेशन 2 से 3.5%, ये है वित्त वर्ष 2018 जो कि अभी चल रहा है, इसका पहला हाफ यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक 2 से 3.5% की रेंज दी है। लेकिन अगला हाफ यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो है वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ये RBI का मानना है 3.5 से 4.5%। हालांकि ये भी जो उनकी एक्सेप्टेबल रेंज है उसके आसपास या उसके नीचे ही है, ये एक बात है। साथ ही RBI का क्या कहना है महंगाई को लेकर, मॉनसून आएगा अच्छा, लेकिन क्या पूरे देश भर में बराबर फैलेगा, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मॉनसून सब जगह पहुंचे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और वो डिसाइड करेगा। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात कही जो अभी बड़ी जोर पकड़ रही है, पॉलिटिकल ये एक मुद्दा है, वो है फार्म लोन वेवर का। तो RBI क्या कह रहा है कि ये एक रिस्क है, खतरा है कि फिस्कल डिसिप्लिन यानी कि वित्तीय अनुशासन जो सरकार का होता है, ये फार्म लोन वेवर के चलते थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है, ये एक रिस्क उन्हें लग रही है। और साथ ही ग्लोबली पॉलिटिकल रिस्क ये भी एक उन्हें नजर आ रही है, 7th पे कमीशन। इस बीच RBI गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और तैयारी है उनकी बस अब से कुछ सेकंड्स में पूरी बातें बताने की पॉलिसी उन्होंने ये क्यों बनाई है, क्यों स्टेटस को रखा है, आगे उनके क्या टारगेट्स हैं। 20 मिनट तक वो बात करेंगे, अब से लेकर 3:05 पर, और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है, वो उनकी पूरी बातों का, उनकी कमेंट्री का और उनके आगे के डायरेक्शन और आउटलुक का विश्लेषण करेगा। तो चलते हैं सीधे RBI हेडक्वार्टर, सुनते हैं डॉक्टर उर्जित पटेल को। थैंक यू। मल्टीपल और बस अब से कुछ ही सेकंड्स में RBI गवर्नर पूरी विस्तार से बताएंगे कि क्यों उन्होंने पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया, खासतौर से तब जबकि NPC कमेटी के एक मेंबर ने इस पॉलिसी के अगेंस्ट वोट दिया है, 5 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट दिया है। तो क्या कुछ मुद्दे थे जो RBI गवर्नर ने अपने ध्यान में रखे हैं और आगे के लिए जो टारगेट्स उन्होंने इन्फ्लेशन और ग्रोथ के रखे हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे जानना। साथ ही GST को लेकर RBI का कॉन्फिडेंस क्या कुछ है, क्या ये महंगाई बढ़ा सकता है, ये बड़ा सवाल है। सुनते हैं गवर्नर साहब से। ओके, गवर्नर साहब अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कौन से कहाँ से शुरुआत की जाए। पॉलिसी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी है, खासतौर से कम्युनिटी के लिहाज से, क्योंकि एक्शन दरों में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ वो बोलेंगे उस पर बाजार का रिएक्शन होना तय है। तो शुरुआत कर चुके हैं, आइए सुनते हैं। थैंक यू। Okay. Shall I start? Okay. Good afternoon, everyone, members of the media and my colleagues. Please recall that in March, inflation had begun to rise in line with our earlier projections. The reading for April, however, surprised on the downside and imparted high uncertainty to the outlook. This necessitated a revision in our projections.
In our assessment, a combination of new factors are at work. One, the transitory effects that have kept inflation low since November could be lingering on. And two, there are supply glut conditions in respect of pulses, cereal, and vegetables, which may have set in before demonetization. It is difficult to segregate these factors, gauge how they will persist, and the manner in which they will impact the future path of inflation. With so many moving parts and the outlook clouded with uncertainty, the MPC decided by a vote of 5-1 to stay on hold and wait for greater clarity to emerge with incoming data. At the same time, the MPC was also cognizant of several earlier enunciated risks to the medium term: rising rural wages, robust consumption demand, the imminent implementation of the 7th Pay Commission's award on HRA, and the acceptance of these by state governments, and global risks materializing in the form of imported inflation. Under these conditions, the MPC decided to persevere with a neutral stance and maintain status quo with regard to the policy rate. As the government and the Reserve Bank embark on resolving the twin debt overhang problems, we felt that more targeted interventions that can unfreeze credit to help the stress-free but recently slowing sectors of the economy borrow at better terms are likely to work better. I'll now request Dr. Acharya to make his opening statement. Thank you. Thank you, Governor. Good afternoon, everyone. Interest rate policy works well when it is transmitted seamlessly by financial institutions and markets to the real economy. Absent efficient transmission, changes in interest rate policy go waste and potentially have unintended consequences. Investment slowdown that has taken hold of the economy at least since Q1 of 16-17 is deeply rooted in the structural debt overhang problem of a number of our industrial sectors. Their excessive debt is saddled on our bank balance sheets. The accommodative policy of 2015 and 16 failed to revive investment as it did not get fully transmitted by the stressed banks to the indebted sectors. The Reserve Bank, in partnership with the government, has embarked on resolving this stress in a decisive manner. In the meantime, as Governor pointed out, what is likely to work better than interest rate policy in responding to growth challenges is a targeted intervention to create greater lending capacity for the healthier sectors of the economy that have recently slowed down. DG Vishwanathan will introduce next such a targeted growth-enabling intervention, as well as lay out the steps being undertaken on the resolution front. Let me finish by saying that the last month headline inflation print and revised growth estimates have certainly raised difficult policy questions. We will watch carefully in next few months the incoming data on inflation as well as the indicators of real economic activity. I expect that we will remain adequately state contingent, and if data so warrant, then act for a broader accommodation through the interest rate policy. Let me hand over to DG Vishwanathan. Thank you, Dr. Acharya. You observed that delinquency is generally among the lowest in the home loan segment. In the past, home loan portfolio of banks has also responded well to targeted countercyclical measures taken on the segment. In view of this, and also having regard to the forward and backward linkages that an increase in the home loan segment can give rise to, it has been decided to reduce the risk weight on certain categories of home loans and also the standard asset provisioning. These changes, of course, are effective prospectively. We have also reduced the SLR by 50 basis points as a part of the transition to the 100% LCR by Jan 2019, but in the interim, it will provide some liquidity to banks, and possibly these two measures together should bring some buoyancy to the home loan segment. On the stressed asset resolution front, here's a brief update on what happened after the press release that we issued on the steps outlining the measures that we intend to take. The first meeting of the Internal Advisory Committee is going to be convened very shortly.
the proposal to bring in the overseeing committee under the aegis of the RBI and with an expanded remit has also been approved in principle, so that will come out soon. We have decided to focus on a few large stressed accounts under this framework, and accordingly a set of accounts have been identified based on objective criteria. The decision on specific accounts out of these to be referred to IBC or to be restructured will be taken under the guidance provided by the Internal Advisory Committee. We have held a series of meetings with the stakeholders like IBBI, the banks, rating agencies, ARCs, the PE firms, investors, etc. And the required modifications to the restructuring guidelines are under works, and the feedback received from these stakeholders are being built into the final outcome that will come into it. Overall, what I want to say is that the RBI has a strategy to deal with the resolution of the large assets, and we are working in a calibrated manner, and we hope to see certain actions coming soon. Thank you. Good afternoon. I just want to briefly touch upon the PCA framework. And as you are aware that some time back we had revised the PCA framework, and after that some banks have been put under this revised framework. The revised framework is essentially intended to pick up the early warning signals of concern in these banks and put a structure so that they can be restored to their financial health as early as possible. Having said that, you must have seen that in last couple of weeks there had been a kind of misinformed campaign in some part of media, more particularly in the social media, about giving the impression that depositors' funds are at risk and they should be withdrawn. Surprisingly, some of these campaigns were probably, it appears from this, they were released by the seller of the rival products and all that. And following that, we had issued a press release. The purpose I am mentioning, actually my purpose of speaking today is to compliment that most of you covered our press release very quickly and quite adequately. However, some of you have chosen to completely give it a miss. There was never even a mention. And my point of speaking today, I think, is an important cause, is an important social cause which we have to deliver. And RBI really consider all of you as a very important partner in such communication. So my only appeal is, in future, whenever there is such opportunity, I hope it will be 100% endorsement and not the 95 or 90%. Thank you very much. Thank you, sir. You would recall that the rupee-denominated bond in overseas jurisdictions by the Indian corporates, which goes by the name quote-unquote masala bond, was enabled by the Reserve Bank of India on 29 September of 2015. And this is in operation for quite some time, and the framework was not changed. And it has gained some traction also. So now we have decided that it should be brought in harmony with the ECB guidelines, and certain qualitative parameters that are applicable to the ECB guidelines will now be applicable to the framework governing the masala bond issuance also. Primarily three important ones relating to the maturity period, the all-in cost ceiling, and the recognized investors. These are the three parameters under which it has been harmonized at present. So this is one major development. Thank you. Thank you. We'll now take a few questions. Let me start with the Hindu. Thank you. Governor, it has been reported by the media that the Finance Ministry has called for meetings with the MPC members. Does it not curb RBI's independence and damage the credibility of MPC? The meeting did not take place. All the MPC members declined the request of the Finance Ministry for that meeting. ABN News? ABP News, sorry. Sir, idhar.
सर मेरा सवाल ये है कि कर्ज माफी को लेकर के जो मामला है वो उत्तर प्रदेश से अब फैलता फैलता महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। इसका असर एमपीसी पे क्या पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे, और क्या राज्यों की माली हालत ऐसी है कि वो इस तरह के कर्ज माफी का बोझ उठा सकें? The MPC resolution says that the risk of fiscal slippages, which by and large can entail inflationary spillovers, has risen with the announcements of the large farm loan waivers. There is a risk that unless there is existing fiscal space in state government budgets or some space is found, the likelihood of going down this slippery path and dissipating the important gains that we have made in fiscal rectitude over the last 2-3 years can come about. Past episodes in our country has shown that when there are significant fiscal slippages, they do permeate through to inflation sooner or later. So it's a path that we need to tread very carefully and before it gets out of hand. Thank you. Next question. Z Business. Yes, sir. Thank you, sir. This is Manoj Dara from Z Business. The pronounced slowdown in GDP growth in Q4 FY17 in CSO's new data has been partly attributed to demonetization. What's your view on that, sir? The new data released by the CSO needs to be analyzed carefully before reaching stronger conclusions with certitude. Remember that these data incorporate the new indices of industrial production and wholesale prices, which are then used, the latter is used as a deflator, and in that sense present a much better picture of the economy than the old series. That data shows that a slowdown in economic activity set in during the first quarter of 2016-17, well ahead of demonetization. The data also show that agriculture and mining and quarrying, two areas which are high cash intensive, are not affected by demonetization. Rural wage growth again has remained elevated, especially compared to agriculture labor inflation. Manufacturing, as reflected in corporate sales growth and the IIP, electricity and other utilities and trade, hotels, transport and communications have been resilient in the second half of 2016-17. Construction and real estate have been affected, but in some ways this was predictable since the attack on black money would almost by definition affect these sectors given the circumstances under which they operate. Turning to GDP, private consumption actually accelerated in Q3 when the demonetization was the most intense, and then remained resilient in Q4. What is important to note in the CSO's data is that the slowdown in GDP is mainly due to deceleration in gross fixed capital formation during quarters 1 to 3, and then a contraction in Q4. This suggests that there are more fundamental factors at work that public policy should address urgently to rekindle the animal spirits and reinvigorate entrepreneurship and business optimism. I'll stop that. ET now. Thank you very much, sir. It seems to be my lucky day today. I will ask you on the inflation part. It takes a very bold and a transparent central bank to reduce its targets like you have. So, congratulations. I think there's an acceptance in the government on that as well. But are you being overly cautious here, or are you preparing ground for perhaps monetary easing in August? And are you personally disappointed that a meeting was sought for the MPC members by North Bloc? As Governor mentioned, the inflation outcomes really reflect a combination of factors which are very difficult to disentangle at this stage, just with one data point. So I think the MPC took a conscious view that we will look at more data, because what we are seeing is that there are these transitory factors which, like fire sales of perishables and all that, but more importantly, since July, we are seeing that supply side factors have come into play, especially pulses, cereals and vegetables, which could be longer lasting than these transient factors. So we need to really unravel these
effects and then take policy action, not act in a state where the outlook is very, very blurred. That's what I think Governor meant to say. Mint. So thank you. You said that the spending will now depend on the kind of the pace at which the remonetization will happen. Could you tell us to what extent the remonetization has happened? Because still we continue to hear from bankers that the cash is still not available in rural areas. So could you tell us, because data is still not available, there has been reluctance on the part of central bank to come out with data on the pace of remonetization. Mr. Kanungu, you want to? No, in fact, the data of remonetization, there is no, it is in public domain. And if you look at the data of our NIC figure, the 82.6% of the pre-NIC data, on pre-December, November 8th data, 82.6% of the economy has been remonetized, which is a large number. And if you look at the volume, in volume terms, it is 108% of the figure as on that day. So it will not be true to say that there is shortage of economy. Yes, there could be shortage of economy in some pockets, but whenever such things come to our notice, we respond immediately through various means by interchased remittances, and several measures have been taken in this regard. So I'll not agree to the view that there is cash shortage on a longer term basis or persistent basis at any place. It could be very well for a day or two. And the ATM shortages, our analysis is most of the ATMs in a place, if there are 7 ATMs or 10 ATMs, some of the ATMs do work, and that has always been the case before demonetization also. CNBC. Thank you, sir. I'm drawing your attention to two phrases. In para 14, you say, if the configuration evident in April are sustained, then absent policy intervention, headline inflation will be 2 to 3.5. Again, Dr. Acharya said, act for broader accommodation. Now, if you pick these two phrases, it looks like you're giving us space for accommodation. What will make you cut? If you move towards 2%, you will cut. When will you? What will be the conditions that will bring forth accommodation? Yeah, I think what we are saying is that we have revised our inflation projections down. But if you look at our second half projections, we are still in the 3.5 to 4.5% range. So as Michael Patra pointed out, we need to see through the next couple of months for more data to see whether the inflation remains within these medium-term projections that we have, or whether it's a surprise even relative to these revised projections. And I think Governor stressed this as well. We have a combination of a big surprise in the inflation number as well as the CSO revisions, and we're just trying to get a finer grip on what's exactly happening in the economy over the next few months. Thank you. Bloomberg Quint. Sir, question on banking. You said that the internal committee had met or is due to meet, and you also said that the oversight committees are in place or are in the process of being put in place. What is the composition of these committees, particularly the internal advisory committee? Is this going to be RBI members? To what extent is the RBI staff going to be involved in taking these decisions of these large stressed accounts, whether they go to IBC or restructure under other means? I think the press release we issued made it very clear that this committee will comprise majorly of our independent board directors. So it stays that way. RBI staff? And the oversight committee is actually already in place. I mean, it's just that more members are going to be added. So that, that it's not that the oversight committee is yet to be established. Though there is already a 2-member oversight committee, and more members will be added as the work has picked up and will continue to pick up. But if it's the independent board just one question at a time. One question at a time. Cogensis. Thank you, sir. Bijoy from Cogensis here. Sir, the 5-1 vote, does it reflect
not just differing views, but also the maturity of the MPC, the fact that it's been a few months and it's been a few meetings. So do you think that the MPC itself is coming to grips with the kind of role that it's been given and the data that is at its disposal? Also, if you could just throw some light on the SLR HTM calendar. You all have created again, there's a gap between the SLR HTM. If did you all consider issuing a new calendar because the old calendar has expired? So did you think it was too premature? I request Mr. Vishwanathan to answer the second question. I'll come back for the first one. Thank you. See, on the STM part, what we've said, in the past, we had said that the banks have to have only up to 25% of the investment portfolio as STM, but we had allowed them an exemption beyond the 25% provided the entire excess is on account of the SLR that they are maintaining. And as and when we brought down the SLR, we were also bringing that percentage down. This time we have taken a view that it is not necessary to bring down the STM, the amount of GSEC they can hold under STM. That's stand we have taken. तो ये थी आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो सवालों के जवाब देते हुए, तो कमोबेश वही उनका स्टांस है और कोई खास बदलाव फिलहाल उन्हें नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये इस वक्त आरबीआई की पॉलिसी से जो कुछ भी बड़ी बातें निकल कर आती हुई दिख रही है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, अविनाश गोरक्षकर बाजार के हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट, और सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ हैं, और अदिति नायर हैं हमारे साथ, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट इकरा की सर्वेंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं आपके लिए तकनीकी राय देने के लिए, और क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी साहब भी। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। जोशी साहब, शुरुआत आपके साथ की जाए, बताइए क्या कुछ है पॉलिसी में, आगे के लिए क्या आपको डायरेक्शन मिल रहा है? देखिए, टोन बिल्कुल डविश हो गई है, रेट नहीं काटा है पर टोन काफ़ी डविश हो गई है। इन्फ्लेशन फोरकास्ट नीचे आई है और ग्रोथ फोरकास्ट नीचे आई है। तो अगर जो उन्होंने फोरकास्ट अभी की है, अगर इसी डायरेक्शन में इकोनॉमी जाएगी तो एक रेट कट आगे आता हुआ दिख रहा है। पर अभी वो डेटा ट्रेंड्स को और ज़्यादा अच्छी तरह देखना चाहते हैं डिसीजन लेने से पहले। पर उन्होंने ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश नहीं है कि रिस्क वेट वाला जो कम किए हैं उसका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ सेगमेंट्स में दिखाई देगा। तो ओवरऑल अभी ये कहा जाए कि जो उनका स्टांस तो न्यूट्रल है, पर जो उनकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ा अकोमोडेटिव की तरफ जा रही है इस समय। यहाँ से आप अपने ग्रोथ फोरकास्ट भी क्या वही रखेंगे जो पहले थे जोशी साहब? हाँ, हम 7.4 हमारा ग्रोथ फोरकास्ट था, उसी को मेंटेन करेंगे अभी। और इन्फ्लेशन में हम भी डाउनसाइड रिस्क देख रहे थे, तो इन्फ्लेशन की फोरकास्ट हम रीवर्क करेंगे और उसको नीचे लाएंगे। ओके, और हमारे साथ लक्ष्मी विलास बैंक से एनएस वेंकटेश साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनकी भी एक राय ले ली जाए। वेंकटेश साहब, बताइए इस पॉलिसी से आप जैसे बैंकर्स के लिए क्या डायरेक्शन है आरबीआई की तरफ से? It is on expected lines, except for the fact that the SLR cut was not that much expected by the markets as well as by the banking system. But the cut in the SLR actually gives the bankers additional funds, which in turn will enable the banks to actually lend more at reduced rates. So I think it's a welcome sign, and it is a step in the right direction. The bank is also mentioned very specifically कि risk weights वो home loans पर कम कर रहे हैं. Is that also a welcome step, sir? It is definitely a welcome step, because the affordable housing schemes which have been laid out by the government of India, and definitely the lendings towards the affordable housing will pick up now. And the reduction in risk weight will also enable the bankers to lend to that segment, and also will be a big positive for the capital adequacy parts for most of the banking system. So I think overall that intervention in that sector by reducing the risk weight from the housing loans is a very, very big positive step for the housing sector. Okay, सुनील सुब्रमण्यम साहब से राय ली जाए एक बार बाजार के लिए। क्या कहेंगे सर, पॉलिसी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं? एक्चुअली पॉलिसी बढ़िया है। बढ़िया है क्यों? अब देखिए कि एब्सेंस ऑफ नेगेटिव्स इज अ पॉजिटिव कहते हैं ना,
तो जो डरावट मार्केट के इसके क्या होने वाली है, अनसर्टेनिटी जब निकल जाती है। और देखिए इन्फ्लेशन फोरकास्ट कम क्या है। सेकंड उन्होंने एक शब्द यूज की कि गवर्नमेंट हैज टू रिवाइव द एनिमल स्पिरिट, यानी वो भी कॉन्शियस है कि अभी ग्रोथ को बूस्ट करने का वक्त आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए नहीं, बट ये इंडिकेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को। और पिछले जीडीपी की ड्रॉप के बारे में उन्होंने जो एनालिसिस दी थी उसमें आप देखिए उन्होंने हाईलाइट किया था कि बाकी सब ठीक है मगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी में गिर रही है। दैट मीन्स ये हाउसिंग ये सब ये क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो आरबीआई अलाइनिंग विद द गवर्नमेंट धीरे धीरे होते हुए मैं देख रहा हूँ। तो अगले पॉलिसी में डेफिनेटली आप उन्होंने डायरेक्शन क्लियरली ले लिया है। लेकिन एक और पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी काफी स्लो है और अब तक उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो भी निवेश हुआ है वो सरकार की ओर से ही आया है। जब वो रेट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ से? उस डिलेमा को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ना आने का वजह ये नहीं है कि रेट्स कम नहीं है, डिमांड नहीं दिख रहा है। उनको जो एक्सेस कैपेसिटी ऑलरेडी बन चुकी है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभी देखिए चेंज क्या हुआ है बजट के बाद कि टेंडरिंग प्रोसेस में करीबन 4 क्षेत्र में टेंडर्स 200% बढ़ गए हैं और टेंडर से अवार्ड नेक्स्ट स्टेज में जो होता है 6 years एवरेज आप देखेंगे तो करीबन 26% अवार्ड्स भी बढ़ गए हैं। अब ये गवर्नमेंट का टेंडरिंग है, अवार्ड है, फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को ही ऑर्डर मिलना है। तो आने वाले दिन में आप जरूर देखेंगे कि ये डिमांड गवर्नमेंट की ओर से, एग्जीक्यूशन तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी को करना है। अगर कंक्रीट रोड लगा रहे हैं, सीमेंट, सभी गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी सीमेंट बनाती है, स्टील भी। तो अल्टीमेटली ये देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि आरबीआई धीरे धीरे अलाइन हो रही है अभी कि ग्रोथ को बूस्ट देनी चाहिए और ये आइडेंटिफाई करें कौन से सेक्टर में करे। इसलिए उन्होंने हाउसिंग का जो किया है क्योंकि उसका एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंपैक्ट होता है। हाउसिंग लोन का डिमांड बढ़े तो बैंक्स को भी जो सरप्लस लिक्विडिटी है उसका इस्तेमाल हो जाए। एट द सेम टाइम अगर घर बने तो सीमेंट और स्टील की भी बढ़त होगी। क्या आपको वाकई में लग रहा है आदित्य की आरबीआई और सरकार अलाइन हो रही? क्योंकि मैं तो सुन के दंग रह गया वो जब गवर्नर साहब बोले नहीं हमने मिलने से ही मना कर दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं मिलेंगे। मैंने कहा अरे वाह क्या स्टैंड लिया एकदम। आपको लगता है अलाइन हो रहे? मैं थोड़े दूसरी तरफ से बोलना चाहूंगी कि आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट्स तो शायद डेफिनेटली अलाइन नहीं हो रहे। तो कभी नहीं होंगे, लगता नहीं इतना जल्दी। लोन वेवर्स की जिस तरह से उनकी तरफ से कमेंट्स आए हैं उस पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि अगर हम स्टेट्स की तरफ से उनकी फिस्कल स्पेस की तरफ देखें तो बेसिकली ब्रॉडली पिछले 10 सालों में स्टेट्स को अलाउड होता है 3% अपना जीएसडीपी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उतनी बोरोइंग हर साल में रेज करना, नेट बोरोइंग। और उसका इंटेंशन ये है कि इस मेथड के थ्रू उनका फिस्कल डेफिसिट भी 3% ऑफ जीएसडीपी पे कर्टेल किया जाएगा क्योंकि वो बोरो ही उतना कर पाएंगे तो वो खर्चा ज़्यादा कैसे करेंगे। ये इंटेंशन है पॉलिसी की। अब अगर उसी 3% ऑफ जीएसडीपी में आपको लोन वेवर भी करना है तो जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उसका क्या होगा? जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो लीवे होगा अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ऑल्टर करने का, अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, वो पहले से काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि काफ़ी आइटम्स पे अब स्टैंडर्ड रेट्स होंगे पूरे देश में। तो स्टेट्स अपने क्षेत्र में उनको चेंज नहीं कर पाएंगे ज़्यादा पैसे रेस करने के लिए। और जो कमिटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, वेतन, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स, साथ ही साथ जो सब्सिडीज या वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनको घटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो रहा प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सर्टनली एक बहुत बड़ा फेयर है कि अगर लोन वेवर्स अनाउंस होंगे और पर्टिकुलरली अगर एक ही साल में वो होंगे, स्टैगर भी नहीं होंगे, पे रिविजन भी आ रहा है, उदय बॉन्ड्स की भी सर्विसिंग करनी है, तो उस प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या होगा एट अ टाइम जब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रोथ ऑलरेडी बहुत ही वीक है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। लेकिन इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और एसबीआई की राय बड़ी मायने रखती है पॉलिसी पर, सबसे बड़ा बैंक है। रजनीश जी, स्वागत है आपका सर सीएनबीसी आवाज पर। बताइए पॉलिसी से क्या संकेत हैं आप जैसे बैंकर्स के लिए, और 0.5% जो एसएलआर में कटौती की गई है उससे क्या फायदा होगा? नहीं, एसएलआर की जो कटौती है वो तो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 1 जनवरी 2019 से जो एलसीआर रेजीम है उसके अंतर्गत 100% लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बैंकों को रखना होगा। तो ये तो उस दिशा में एक कदम है, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि 100% एलसीआर भी रखें और उसके साथ एसएलआर में भी इन्वेस्टमेंट रखें। तो ये तो एक लॉजिकल स्टेप है और उस दिशा में रिजर्व बैंक पिछली कई मॉनेटरी पॉलिसी में लगातार एसएलआर रिक्वायरमेंट में कमी करता आ रहा है।
जहाँ तक रेट्स का सवाल है, पॉलिसी रेट्स का सवाल है, तो ये अनुमान लगभग सभी का था कि इस बार कोई कट की संभावना नहीं है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं पॉलिसी में, उसके हिसाब से अगर इन्फ्लेशन में नियंत्रण रहता है और जिसकी पूरी संभावना है, जो मॉनसून का प्रेडिक्शन है, जो कमोडिटीज़ के वर्ल्ड वाइड प्राइसेस हैं वो नियंत्रण में है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगस्त में पूरी संभावना है कि एक रेट कट होगा। रजनीश जी, यहाँ पर जो हम फार्म लोन वेवर की भी बात कर रहे थे, क्योंकि लगातार कई राज्य सरकारें इस पर जोर दे रही हैं, बात करने लगी हैं, और इस पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर ने खुद कहा है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के छिड़ते ही स्लिपेजेस के रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये फिर से बहुत चिंताजनक स्थिति में आ गए हैं क्या बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से, अगर वाकई में ये दबाव आता है राज्य सरकारों की ओर से? नहीं, जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का जो व्यू है उसको आर्टिकुलेट किया है, तो उस पर मुझे और ज़्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ठीक बात है। तो ये इस वक्त एसबीआई की तरफ से रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक रिएक्शन बाजार पर भी ले लें अविनाश। बैंक निफ्टी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है, 2-3% की मजबूती और लाइफ टाइम हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है पॉलिसी के बाद, यानी कि बाजार को और बैंकिंग शेयरों को तो पॉलिसी पसंद आ रही है। बिल्कुल, इनफैक्ट इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो कट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो टोन है पिछले पॉलिसी से ये पॉलिसी तक, अनिल जी, आई थिंक डेफिनेटली मार्केट्स इसको पॉजिटिवली व्यू कर रही है। और मेरे ख्याल से क्लियरली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जो रिस्क वेटेज का जो रिलैक्सेशन दिया है, मेरे ख्याल से काफ़ी बैंकों की हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आइदर सब्सिडरी है या स्टेक्स है, तो यहाँ पे भी शायद रीज़न होगा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली। लेकिन HFCs के लिए मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली पॉजिटिव मूव है। थोड़े से और डिटेल मिलने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली कितनी यील्ड्स और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपनीज को बेनिफिट होगा। लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो डेफिनेटली इस पॉलिसी में एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन आ चुका है। इनफैक्ट रजनीश जी, इस पर अगर आप टिप्पणी कर सके, कितना फायदा मिलेगा इन रिस्क वेट्स कम होने से? कितनी आप और लेंड कर पाएंगे? किस चीज पे? जो हाउसिंग लोन में चेंजेस किए गए कैपिटल पे? जी हाँ, तो देखिए 30 लाख तक तो पहले भी कैपिटल में कंसेशन था, 35% तक ही रिस्क वेट लिया जाता था, और अब जो बदलाव किया गया है वो 30 to 75 लाख और 75 लाख एंड अबव दोनों में कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई है। तो अब हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल है वो उसको समान रखते हुए कितना रेट कट हम लोग उसमें करने की संभावना है। तो ये कैलकुलेशन अभी हमारा विभाग जो है इमीडिएटली कर रहा है, और उसी के आधार पर विचार किया जाएगा। 30 लाख तक के जो लोन थे उसमें तो हमने पिछले महीने ही काफ़ी बड़ा बदलाव किया था, और इस समय सबसे कम दरों पर 8.35 और 8.40 पर लोन्स उपलब्ध हैं। लेकिन अब एक थोड़ी सी गुंजाइश जो है 30 से 75 लाख और 75 लाख से ज़्यादा जो लोन है उन पे भी बन रही है। जहाँ तक प्रोविजनिंग का सवाल है, अभी भी जो हाउसिंग लोन की एक्चुअल क्रेडिट कॉस्ट है वो 25 बेसिस पॉइंट से भी कम होती है। तो उस हिसाब से अभी भी जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट मैं समझता हूँ, कम से कम स्टेट बैंक का जो लोन पोर्टफोलियो है उसमें ये काफ़ी कंजर्वेटिव रिक्वायरमेंट है। ओके, जोशी साहब ये बताएं कि फिर इस पॉलिसी को और गवर्नर साहब की बातों को सुनकर, डीके जोशी साहब आपके लिए सवाल है, क्या ये समझना ठीक है कि फिर अगली पॉलिसी में अगर ये जीएसटी को लेकर कुछ ज़्यादा उठापटक नहीं हुई, कोई ज़्यादा ऐसा केओस नहीं हुआ, तो फिर आरबीआई गवर्नर अगली बार दरें घटाएंगे? हाँ, ये मुझे तो लगता है कि अगर ये जिस तरह की प्रोजेक्शन उन्होंने की है और इस तरह से इसी डायरेक्शन में इकोनॉमी जाती है, तो बिल्कुल एक रेट कट का चांस बन रहा है। और इस बार ही वो मेरे को लग रहा है सरप्राइज नहीं करना चाहते थे, और मार्केट को एक तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं अगले रेट कट के लिए। ओके, अगले रेट कट के लिए तैयार करें। तो यानी कि उम्मीदें देखिए अभी से बनना शुरू हो गई कि अगली बार फिर रेट कट होने की संभावनाएं पूरी नजर आ रही है। इस बीच बैंकिंग शेयरों का तगड़ा उछाल इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बैंक्स और साथ ही साथ बाजार
आरबीआई की इस पॉलिसी से बेहद खुश है, कमेंट्री पसंद आ रही है। और जैसा कि शुरुआत में जोशी साहब ने कहा कि पॉलिसी में, और सुनील सुब्रमण्यम साहब भी कह रहे थे कि पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है जो बाजार को पसंद आए। आगे के लिए जो डायरेक्शन दिख रहा है, दिशा दिख रही है, टोन जो आरबीआई गवर्नर साहब का है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इस बीच इसीलिए जो बैंकिंग शेयरों में बड़ा उछाल है, एक बार बैंक निफ्टी पर राय ले ली जाए सर्वेंद्र से। सर्वेंद्र बताइए, क्या बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है? लाइफ टाइम हाई पर बंद होने की तैयारी में है बैंक निफ्टी आज फिर से? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, नमस्कार। आई थिंक जितनी देर में हमने थोड़ी समेशन किया और मेरा नंबर आया, आई थिंक वहाँ पे ऑलरेडी 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऑलरेडी चल चुका है। मैं काफ़ी उत्साहित था कि हाँ वो कॉल्स डालूं और वो एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा था, बट आई थिंक अभी तो एक 150 पॉइंट का मूव हो गया है। बट 23,700 23,800 तक के स्तर बैंक निफ्टी छू सकता है, तो अभी भी और मेरे हिसाब से और 220 पॉइंट और करीब तकरीबन बाकी हैं। तो अगर किसी को ट्रेड करना है, आई थिंक थोड़ा तो चल गया है, बट आई थिंक 100-120 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी में अगर लॉन्ग ट्रेड करना है तो आई थिंक 22,700 22,800 तक के स्तर भी 23,700 23,800 तक के स्तर भी बैंक निफ्टी ऊपर में छू सकता है। ओके, तो ये है इस वक्त आपके लिए बाजार का हाल। इस बीच हम विदा लेंगे रजनीश कुमार साहब से और डीके जोशी साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए पॉलिसी का पूरा विश्लेषण करने के लिए। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स बने रहेंगे इस वक्त। और सर्वेंद्र, एक और स्टॉक पर आपसे राय ले लूँ जाते जाते, रिलायंस कैपिटल, और संभावना है कि आज बोर्ड बैठक में इनके म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए आईपीओ लाने पर विचार किया जा सकता है। स्टॉक दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए किस तरह से सेकंड हाफ बड़ा मजबूती भरा रहा है, थोड़ी से उतार चढ़ाव के बाद अब स्टॉक फिर से मजबूत हो रहा है। इसके चार्ट्स देखकर बताएं, क्या खरीदारी करेंगे आप कल के लिए? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक लास्ट मंथ में थोड़ा प्राइस डैमेज हो गया बिकॉज पूरा ग्रुप प्रेशर में था। बट अगर आप देखें जो उसकी एक चाल आई थी करीब तकरीबन 400 से लेके तकरीबन 690 का जो एक मूव था, आई थिंक उसका एक 50% रिट्रेसमेंट हो गया था गए महीने के वो पैनिक में। तो आई थिंक अगर वो लो जब तक स्टडी है अब और वो लो ये स्टॉक होल्ड करता है, तो मेरा मानना है कि पिछला 690 वाला हाई करीब 1 से 3 महीने के अंदर में वो हाई डेफिनेटली चैलेंज होगा। और अगर किसी का वो नजरिया है तो डेफिनेटली आई थिंक इस लेवल से स्टॉक में तेजी करके काम करना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि करीब 700-720 के स्तर ऊपर में ये स्टॉक छू सकता है नेक्स्ट 3 महीने में। और थोड़ा सा ट्रेडिंग बायस अभी नहीं रहेगा क्योंकि थोड़ा चल गया है, तो पोजिशनल करें और तकरीबन 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं और बाय करके चलें। ओके, ये फिलहाल राय रिलायंस कैपिटल में अपॉर्चुनिटी स्ट्रेट की जरूर दिखाई दे रही, लेकिन हमारे साथ केकी मिस्त्री जुड़ गए हैं जो वाइस चेयरमैन और सीईओ हैं एचडीएफसी के। मिस्त्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। किसी तरह के रेट्स में कोई भी बदलाव ने एसएलआर को में कुछ कटौती की है और खास बात यह है कि रिस्क वेटेजेस स्पेशली होम लोन्स पर कम किए गए हैं, रैशनलाइज किए गए हैं। ये फिर आपके बिजनेस के लिए तो बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट हुई। देखिए, आई थिंक द क्रेडिट पॉलिसी जो एक्सपेक्टेशन थी, इट इज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी रेट कट एंड देयरफॉर नो रेट कट हैज हैपेंड। जो एसएलआर का जो कट किया है, दैट वी डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट दिस 50 बेसिस पॉइंट्स कट इन एसएलआर। पर एसएलआर से कितना फर्क पड़ेगा मार्केट में इंटरेस्ट रेट पे, आई डोंट नो, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ एक्सेस होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट बैंक्स करंटली आर हैविंग। रिस्क वेट्स की आप बात करें तो रिस्क वेट्स में 2 कैटेगरी में चेंजेस हुए। वन इज दैट द लोन अमाउंट वाज बिटवीन 30 and 75 lakhs एंड द लोन टू वैल्यू रेशियो was between 75 to 80%. Then the earlier risk weight used to be 50%. That has been lowered to 35%. और अगर 75 lakhs के ऊपर की जो loans है, that is the higher value loans, इस पे if the loan to value ratio was less than 75%, then the risk weight has been lowered from 75 to 50%. So abhi each category of lender, we will have to look at their loans and see what percentage of the loans fit into which category. And on that basis, they will see a reduction in capital requirement. Thoda bahut farak padega. It may not be very, very material. But I think the big difference is on the standard asset provisioning, jo 40 से 25 basis points किए हैं. I think that is a big benefit. But I hope that I wish that had been done even for old loans and not just for new loans. ओके, तो सर कुछ लोन सस्ते होंगे या खाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए पैसा जुटाना थोड़ा सस्ता होगा क्या एग्जैक्टली? मेरे हिसाब से इमीडिएटली तो लिक्विडिटी तो कुछ इससे कुछ इतना फर्क नहीं होने वाला है इन माय व्यू। बॉन्ड यील्ड्स कुछ मेरे को पता नहीं हाउ द बॉन्ड यील्ड्स हैव रिएक्टेड टू द क्रेडिट पॉलिसी,
But my mind is it's not going to make any material change in bond yields to start with. Then the markets will absorb the policy a little better and then take a call on what to do later on. I think slight reduction, one might have seen about 5 to 6 basis points cut. Bond rates पे immediate reaction आया है, so that would help. But 5-6 basis points may not be by itself significant enough to make any material impact, but थोड़ा बहुत असर हो सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और पूरा विश्लेषण देने के लिए. इस बीच कोटक म्यूचुअल फंड की लक्ष्मी अय्यर हमारे साथ है और उनसे जायजा लेते हैं कि बॉन्ड मार्केट पर किस तरह का असर पड़ा है आरबीआई की इस पॉलिसी का. बताएं लक्ष्मी, क्या बॉन्ड मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है और क्या संकेत है इस पॉलिसी से बॉन्ड मार्केट के लिए? अनिल जी, एक तरीके से राजस्थान में बाढ़ आने जैसे आसार है बॉन्ड मार्केट्स में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जहां पे अकाल छाया हुआ था वहां पे थोड़ी बहुत हरियाली की उम्मीद दिखाई दे रही है. इसकी दो वजह है. एक तो हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो कमेटी के जो मेंबर्स है उनमें एक ने डाइवर्जेंट व्यू दिया स्टेटस को के खिलाफ, नंबर 1. नंबर 2, हमने इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है, जो महंगाई का जो आउटलुक है उनको घटते हुए देखा है. और जो इसमें जो अहम बात है कि एक डिप्टी गवर्नर ने ये भी कहा है कि अगर डेटा इस तरह डेटा में नमी बनी रही तो हम शायद एक अकोमोडेशन की गुंजाइश हो सकती है. तो अगर इन सबको अगर आप मद्देनजर रखोगे तो बॉन्ड मार्केट्स के लिए काफी एक पॉजिटिव सा मॉनेटरी पॉलिसी रहा हमारे हिसाब से. हालांकि रेट कट की उम्मीद नहीं थी जो कि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन रही, पर ये जो इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स है जो हमें दिख रहा है, जो नमी की तरफ अंदाज कर रहा है अपने को, हमें लग रहा है कि बॉन्ड मार्केट्स के लिए अच्छे दिन काफी दूर नहीं है. तो बॉन्ड मार्केट में तेजी होगी. चलिए, अच्छी बात है सुनील सर, ये तो लक्ष्मी जी अच्छी खबर बता रही हैं कि चलिए लक्ष्मी न सिर्फ इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए आ रही है बल्कि बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी आ रही है. अच्छा, ये बताएं लक्ष्मी, फिर ये जो बॉन्ड मार्केट की तेजी है वो कौन से बॉन्ड्स में, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में या फिर लॉन्ग टर्म में? देखिए, 2-3 बॉन्ड्स काफी लिक्विड है जो हम ट्रैक करते हैं. जो 10 साल का बॉन्ड है जो पिछले महीने इशू हुआ था, 2027 की जो मैच्योरिटी है वो तकरीबन 6.55 से 6.60 के तकरीबन ट्रेड हो रही है. और जो उसके अलावा जो 12 साल का बॉन्ड है, जो 2029 का बॉन्ड है, वो भी काफी लिक्विड है. तो ये जो 10 और जो 12-13 साल के इर्द गिर्द जो बॉन्ड्स है उनमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है और वो सबसे ज्यादा ट्रैक भी होते हैं. इनफैक्ट नॉट ओनली जो हमारे इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है हालांकि, बट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका भी रुझान काफी इस सेगमेंट में रहा है. और जो सबसे ज्यादा हमने तेजी देखी है वो लंबे एंड के बॉन्ड में है. तो ये तो बॉन्ड जो है लिक्विड बॉन्ड्स है, लेकिन 25 और 30 साल के बॉन्ड के सेगमेंट में भी हमने सबसे ज्यादा तेजी देखी हुई है. और इन्फ्लेशन को देखते हुए हमें ये लग रहा है जो सबसे ज्यादा फायदेमंद सौदा होगा हमारे हिसाब से जो लंबे बॉन्ड जो 25 से 30 साल का सेगमेंट होगा. हमें लगता है आगे आते 3 या 6 महीने में इनमें सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है. शुक्रिया लक्ष्मी. इस बीच आखिरी चंद सेकंड बाजार बंद होने में आप देखिए 27 अंकों की बढ़त पर निफ्टी, लेकिन आज का आउट परफॉर्मर ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी रहा. अनिल, जाते जाते 180 अंकों की बढ़त, यह एंटिसिपेटेड बिल्कुल नहीं था. और इसके साथ ही आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स में भी 100 अंकों का उछाल बनता हुआ दिखाई दे. तो कई ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है काफी कॉन्शियस खरीदारी होती हुई दिखाई दी है. एनबीएफसीज, फाइनेंशियल्स, ये इनफैक्ट आज राज कर रहे हैं. सुबह से हमने देखा आईआईएफएल, ईडलवाइज पर रिपोर्ट्स के बाद तेजी आई. रिलायंस कैपिटल ऑफ कोर्स खबरों के बल पर भागा है, लेकिन इस क्रेडिट पॉलिसी के आते ही हम देख रहे हैं बाकी एनबीएफसीज में भी हम देख अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं. खासकर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, चाहे वो इंडिया बुल्स हाउसिंग हो, डीएचएफएल हो, कैनफिन होम्स हो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इन काउंटर्स में निचले लेवल से एक बहुत शानदार रिकवरी आती दिखाई दी और ये पॉजिटिव टेरिटरी में ज्यादातर कंपनियां जाकर टिकती हुई दिखाई दी. बिल्कुल, और ये खास तौर से तब हुआ है जबकि 4 दिग्गज आईटी कंपनियां 2 से 3% नीचे, टीसीएस दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान की, ये 3% नीचे जाकर बंद हुई है. टेक महिंद्रा 2% नीचे, इन्फी 2% नीचे, विप्रो 2% नीचे, एचसीएल टेक 1% नीचे. उसके बावजूद निफ्टी आप देखिए 9661 पर बंद होता हुआ दिख रहा है. 90 अंक ऊपर सेंसेक्स. और सबसे बड़ी बात है कि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर जाकर बंद हो रहा है.
23,585 ये जो लेवल आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी पर प्रोविजनल क्लोज दिख रहा है, पहली बार 23,500 के ऊपर जाकर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी पर बड़ा ब्रेकआउट और खासतौर से इस क्लोजिंग की इसलिए भी अहमियत है क्योंकि जून की सीरीज के लिए जो पोजीशंस बनी हुई है बैंक निफ्टी में 23,500 के लेवल पर लगभग 6.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था और उसके ऊपर बंद होना ये बेहद बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है बाजार के लिए और कल के लिए भी बहुत ही बेहतरीन संकेत आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से निफ्टी की भी क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब होती हुई दिख रही है। एग्जैक्टली क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे कि लाइफ टाइम हाई क्या है, हालांकि 9,705-6 के आसपास का वैसे कल इंट्राडे का लाइफ हाई था, उसके बाद थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन आज का सेशन काफी बेहतरीन, निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी भी आती हुई दिखी और बाजार अच्छी क्लोजिंग देते हुए दिख रहे हैं। हर्षदा, लेकिन जो झटका टेक काउंटर्स में देखा गया है, अविनाश जाते जाते बताइए क्या ये आज के आज ही पच गया है या फिर आगे इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि कुछ खुलासे हुए हैं। प्रवीण राव ने कहा है कि उनकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मिस कोट किया गया है, इतनी प्राइसिंग कट की गुंजाइश नहीं देखी जाएगी। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट जो रिपोर्ट आई थी वहाँ पे कहा गया था कि 20 to 30% प्राइस रिडक्शन की डिमांड है कस्टमर से। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से अनरियलिस्टिक लगता है, बट मेरे ख्याल से डेफिनेटली आगे आने वाले क्वार्टर्स में मार्केट्स कीनली प्राइसिंग डेफिनेटली वॉच करेगी और मेरे ख्याल से आईटी कंपनीज में जो ट्रेंड है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वीक ही रहेगा। आई थिंक मोर और लेस जो इंटरेस्ट सेंसिटिव काउंटर्स है यहाँ पे ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। वहाँ इन्फोसिस के सीईओ साहब कह रहे थे कि 20 से 30% क्लाइंट कहने की रेट कम कीजिए। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितना कम करने वाले, तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर क्लाइंट को लगता है कि 20 से 30% कम करना चाहिए तो ये अपने आप में बड़ी मुश्किल वाली बात है। चलिए, आईटी शेयर वो एक ही दिन का उछाल था, फिर से ठंडे हो गए। वक्त है आप सबसे विदा लेने का। अविनाश जी और सुनील सर, साथ ही लक्ष्मी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज आखिरी सौदा में हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। और अब है वक्त रिजल्ट का, स्टॉक 2020 का मैच। ओके, 3.25% से ज्यादा की कमाई की आज नीरज की टीम ने और हेमंत की टीम ने कमाई की है 2.25% से ज्यादा की, तो दोनों ने दिए हैं पॉजिटिव रिटर्न्स। देख लीजिए, स्टार प्लेयर आईटीआई खरीदने की राय सही और सटीक, 14% ऊपर। विवीमेड यहाँ पर यूएस एफडीए की तरफ से स्पेन की फैसिलिटी को क्लियर करने की घोषणा सही साबित हुई। रिलायंस कम्युनिकेशन बैन में होने के बावजूद बेचने के लिए कहा और 4.5% लुढ़का ये शेयर। और सिकाल लॉजिस्टिक्स ये 3% की मजबूती के साथ। हेमंत की टीम, आइए, स्टॉप ऑफ वेंकीज, ओह माय गॉड, 11.5%। जो फार्मर स्ट्राइक हो रही है उसका फायदा पूरा हेमंत की टीम उठा रही है। वेंकीज की यानी कि इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ती हुई दिख रही है और उसका फायदा शेयर होल्डर्स को। बारट्रॉनिक्स, एपटेक, एस्कॉर्ट जैसे शेयर भी आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। उतार चढ़ाव के बीच बाजार के लिए एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन और क्रेडिट पॉलिसी के बाद लाइफ टाइम हाई पर बंद होते हुए बैंक निफ्टी। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20। नमस्कार। Tata Salt Light presents high-performing stocks.